हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हम लोग अपने आने वाले समय पे वायरिंग एंड आई रूल्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा ये आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम है। और जैसा कि आप सभी लोग जान भी गए होंगे कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का रिजल्ट आ चुका है। सॉरी, सीबीटी 1 का रिजल्ट, आरआरबी जेई सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है। और बहुत ही जल्द इसका सीबीटी 2 भी होने वाला है। सीबीटी 2 एग्जाम इज वेरी नियर। सीबीटी 2 एग्जाम जल्द हो जाएगा। अब आपको करने क्या है, आपको जो मैंने बताया था कि आपको किस वे में पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं और कौन से टॉपिक लास्ट में करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये सब जो टॉपिक है, वायरिंग आई रूल्स वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हो गए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, है ना। ये सब जो है, ये आपको क्या लगेगा कि यार ये कुछ नया चैप्टर है, हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ें। तो उसी को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए बस लेके आया हूँ ये क्वेश्चंस, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आरआरबी जी के एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं बिना अपने टाइम को वेस्ट किए। और पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन डोमेस्टिक वायरिंग ईच सब सर्किट with a greater with a load greater than dash must be protected by separate fuse और एमसीबी। ठीक है ना। हमसे ये पूछ रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि जो भी हमारा लाइटिंग और फैन सर्किट है, उसके अंदर हम लोग कितना मैक्सिमम लोड दे सकते हैं। इसके अंदर हम लोग मैक्सिमम कितना 800 वाट का लोड दे सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, दैट इज 800 वॉट्स। ठीक। वहीं पे अगर हमारा ये क्वेश्चन पावर सर्किट के लिए होता, पावर सर्किट, ठीक, 10 पॉइंट दे सकते हैं हम इसमें, सब सर्किट्स के अंदर 10 पॉइंट्स एंड 800 वॉट्स। ठीक। किसमें, जो हमारा नॉर्मल लाइटिंग एंड फैन सब सर्किट है, लिख दे क्या, लाइटिंग एंड फैन सब सर्किट। ठीक। अगर लाइटिंग और फैन सब सर्किट की बात कर रहे हैं तो आपको बताना है कि मैक्सिमम 10 पॉइंट और कितना मैक्सिमम लोड 800 वॉट्स का आप दे सकते हो। वही अगर हमारे पावर सर्किट की बात करेगा, ये पावर सर्किट की बात करता है, तो आप इसमें कितना लोड दे सकते हैं, 3000 वाट का, 3000 वाट का मैक्सिमम लोड आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपको एक 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसमें से कोई भी चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, चलिए। अगला है हमारा, द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वेरियस सब्सटेंस फॉर ओवरहेड लाइन इज डिटरमाइंड बाय आई रूल 70। द वैल्यू ऑफ गार्ड वायर इज, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड लाइंस इज डिटरमाइंड बाय विच आई रूल, आई रूल नंबर। तो वी नो दैट दैट इज आई रूल 70। आई रूल 70 के द्वारा ये गवर्न किया जाता है। गार्ड वायर्स के लिए हमसे पूछ रहा है। ठीक। गार्ड वायर शुरुआत होता है 1.5 टू 2.5 3। देखो आपको चार याद रखने हैं। ठीक। जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे वो लोग जानते हैं क्या चीज को, MCG, है ना। MCG बहुत फेमस है, और एक डब्ल्यू लिख दिया कि भाई वाह, मजा आ गया करके। तो MCG क्या है, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, सभी लोग जान रहे हैं। M से हो जाएगा हमारा मेटल सपोर्ट, C से होता है कंक्रीट सपोर्ट, G से हो गया हमारा ये गार्ड वायर। बोलेंगे ना, कोई पहली बार कोई क्रिकेट फैन एमसीबी गया तो MCG जाएगा तो क्या देखेगा, MCG वाव वाव करके, तो वाव का WO, लेकिन ये वुड सपोर्ट हो जाएगा। ठीक। शुरुआत करना 1.5 से, मतलब मेटल सपोर्ट के लिए मिनिमम सेफ्टी फैक्टर 1.5, कंक्रीट के लिए 2, गुड गार्ड वायर के लिए 2.5, और वुड्स के लिए 3।
तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सॉरी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 2.0। ठीक। इसके साथ आपको ये सब चीज़ों को भी, ये चारों को भी याद रखना है ना, किसी के लिए भी पूछ सकता है। और कौन से आई रूल्स डिटरमाइन करते हैं, कौन सा आई रूल गवर्न करता है मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को? तो आई रूल 70। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज नॉट अ परमानेंट जॉइंट? इनमें से कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट जो है वो परमानेंट जॉइंट नहीं है? तो एक होता है हमारा परमानेंट जॉइंट, एक होता है हमारा टेम्पररी जॉइंट। परमानेंट जॉइंट एंड सेकंड वन इज टेम्पररी जॉइंट। ठीक। परमानेंट जॉइंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है? जैसे कि हम लोग शोल्डरिंग कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, वेल्डिंग कर दिया हम लोगों ने, वेल्डिंग, शोल्डरिंग, शोल्डर कौन कौन से मेटल का एलॉय है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ब्रेजिंग, ठीक है, रिवेटिंग एंड कपलिंग, ये हमारे क्या होते हैं? परमानेंट जॉइंट्स होते हैं। टेम्पररी जॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो टेम्पररी जॉइंट्स के अंदर आता है क्वार्टर जॉइंट, ठीक, फास्टनर, देन नक्कल जॉइंट। ठीक। तो ये हमारे होते हैं क्या? टेम्पररी जॉइंट। तो क्या बोल रहा है? इज नॉट अ परमानेंट जॉइंट, तो परमानेंट जॉइंट कौन सा नहीं है इसमें से? शोल्डरिंग है, रिवेट्स है, वेल्डिंग है, जॉइंट बाय प्रेस फिट, ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? और कौन कौन से आपके परमानेंट है ये मैंने आपको बता दिया, रिवेटिंग, कपलिंग, शोल्डरिंग या ब्रेजिंग या वेल्डिंग। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक? देखो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसके उस सिचुएशन में कौन सा पॉइंट इसमें से रिलेटेड नहीं है? ठीक। ओके, पहला कह रहा है गिव द अनकॉन्शियस पर्सन एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक। सेकंड कह रहा है अनप्लग द सप्लाई, डू नॉट लीव द अनकॉन्शियस पर्सन अलोन, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड पुल द विक्टिम। देखो जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगती है तो हमको सबसे पहली चीज क्या है, जो भी हमारा सप्लाई है, सप्लाई को क्या करना है आपको? अनप्लग करना है, अनप्लग दी सप्लाई। ठीक। जो भी अनकॉन्शियस पर्सन उसको छोड़ के नहीं जाना है, सही है। और प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड पुल द विक्टिम, जब अगर वो बाई चांस किसी चीज से, मतलब पावर सप्लाई से अभी भी कनेक्टेड है ना, तो आप भी इलेक्ट्रिकुलेट हो सकते हो। तो आपको क्या करना है? प्रॉपर सेफ्टी के साथ उसको वहां से, उसको उससे आइसोलेट करना है और खुद को भी बचाना है ना। तो पहला चीज दैट इज अनकॉन्शियस पर्सन को कुछ खाने पीने को देना है, ये गलत है, नहीं देना है ना। और बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं बनाई जाती उसके पास में, बट ठीक। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, द अर्थ the earth resistance does not depend upon operating time, depth of earth electrode, moisture और temperature। देखिए जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है तो टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड करता है। हो गया जी। पेन नहीं चल रहा। मिनिमाइज किए फिर ओपन किए। क्या हो गया? चलो ठीक। अर्थ रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता? तो अर्थ रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतना बेटर, और जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतना बेटर, उसी वजह से हम लोग अर्थ रॉड को बहुत अंदर डेप्थ में डालते हैं, है ना। और थर्ड इज डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही। ठीक है, अर्थिंग के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा,
तो इन तीनों चीज़ों पे तो बिल्कुल डिपेंड करता है ना। हम लोग ये जो भी मॉइस्चर, टेम्परेचर और डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड है, इसके साथ हम लोग ये भी वो करते हैं कि चारकोल वगैरह सैंड के साथ में प्लस सॉल्ट डाला जाए, है ना। वो सब चीज़ों को हम लोग करते हैं, और ताकि अर्थिंग अपनी अच्छी रहे। तो आंसर क्या हुआ हमारा, किस पे डिपेंड नहीं करता, ऑपरेटिंग टाइम पे कोई डिपेंडेंस नहीं है ऑपरेटिंग टाइम के ऊपर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू द क्लीट वायरिंग सिस्टम। क्लीट वायरिंग सिस्टम क्या सिस्टम है यार? क्लीट वायरिंग सिस्टम जो है वो हमारा यूज किया जाता था ओल्ड टाइम पे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है किसके लिए, क्लीट वायरिंग के लिए, वो है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग इज यूज्ड फॉर टेम्पररी पर्पस। टेम्पररी पर्पस, जहाँ पे हमको टेम्पररी क्या करना है, वायरिंग करनी है बस, कि भाई 2-4 दिन के लिए वायरिंग करनी है, उसके बाद हटा देनी है, या कुछ महीनों के लिए ही करनी है उसके बाद हटा देनी है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्लीट वायरिंग का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीट वायरिंग के लिए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं which of the following statement is not true with regard to the cleat wiring, the inspection, alteration and addition can be made easily। देखो क्योंकि टेम्पररी वायरिंग है तो वो क्या होती है, पूरी नेकेड रहती है, ऊपर ऊपर से गई हुई रहती है, तो उसके ऊपर आप कोई भी चीज कहाँ पे फॉल्ट आया, कहाँ क्या चीज हमको ठीक करनी है, वो सब चीज आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। द इंस्टॉलेशन एंड डिसमेंटलिंग इज इजी एंड इजी, बोलो ये ठीक भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पता नहीं क्या आ गया। ठीक। तो इंस्टॉलेशन इसका बहुत ही इजी और डिसमेंटलिंग भी इजी है ना, क्योंकि भाई ओपन एक्सपोज्ड वायर है हमारे, वो केसिंग केपिंग टाइप का नहीं है, या कंसील्ड वायरिंग नहीं है जिसके अंदर से निकालने में दिक्कत हो जाए। इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी रीयूज, बिल्कुल सही है। इट इज यूज इन परमानेंट वायरिंग, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या है, गलत है। भाई परमानेंट वायरिंग में यूज नहीं करते, हम करते हैं इसको, सॉरी, टेम्पररी वायरिंग के अंदर यूज। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द लीकेज करंट इन एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इंस्टॉलेशन शैल नॉट एक्सीड, कितना ऐसे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए लीकेज करंट। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सभी जान रहे होंगे कि ये होता है 1/5000 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम सप्लाई, 1/5000 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम सप्लाई करंट, इससे ज्यादा हमारी लीकेज नहीं होनी चाहिए, लीकेज करंट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आप इसको बोले कि कौन से आई रूल के अंडर आता है, तो ये आता है आई ई रूल नंबर 48। आई रूल 48 इसको गवर्न करता है कि लीकेज करंट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कितने से ज्यादा, तो 1/5000 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम सप्लाई, या इसी को आप कह सकते हो 0.02% ऑफ फुल लोड करंट है। तो आपको एग्जाम में ये वैल्यू भी डायरेक्ट पूछ सकता है, को कंफ्यूज करने के लिए इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लीट वायरिंग, द क्लीट may be fixed at regular interval, रेगुलर इंटरवल नॉट एक्सीडिंग डैश मीटर्स। तो हम लोग कहाँ से कितना से ज़्यादा नहीं दे सकते, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं 0.5 मीटर से, और 0.5 टू 0.6 मीटर, तो मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम है 0.6 मीटर। इससे ज़्यादा हम लोग क्या नहीं कर सकते, इंटरवल नहीं दे सकते, अदरवाइज वो क्या करने लग जाएगा, हैंग करने लग जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउस वायरिंग द ग्रीन वायर इंडिकेट्स। तो अरे नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल डिस्क्राइब द गार्डिंग इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कौन सा रूल हमको यहाँ पे गार्डिंग के बारे में बताता है, तो इसको तो आपको मेमोराइज करना है, रूल नंबर 88।
रूल नंबर 88 क्या करता है, इसके बारे में आपको बताता है। ठीक, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो ठीक है, बाकी तो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउस वायरिंग द ग्रीन वायर इंडिकेट्स द, ग्रीन ग्रीन किससे रिलेटेड है, ग्रीन बोलते हैं ना हम लोग, ग्रीनर अर्थ, ग्रीनर अर्थ होना चाहिए, अर्थ ग्रीन होनी चाहिए, तो वहां से आप कह सकते हो कि डायरेक्टली इसके लिए है, अर्थ वायर के लिए। वही ये वाला क्वेश्चन हमसे बहुत पूछा जाता है। अगर मैं एक थ्री फेज सिस्टम की बात करूं, थ्री फेज सिस्टम की बात करूं तो आपको तो एक देखने को मिलेगा, रेड वायर, रेड, येलो, ब्लू। ठीक, ये तो आपके तीन फेज हो गए। इसके बाद जो आपका बचता है न्यूट्रल, न्यूट्रल इज ब्लैक, और जो हमारा कहना चाहिए कि ग्राउंड या अर्थ, ग्राउंड और अर्थ क्या है, ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी चीज आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। जनरली ये न्यूट्रल और ये अर्थ वाली चीजें पूछी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द allowable frequency variation as per I rules of safety, I rules of safety के अकॉर्डिंग क्या मैक्सिमम अलाउेबल वेरिएशन है, तो वो है 3%। वोल्टेज में 3% है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी में 3% है, और वोल्टेज के ऊपर अभी आगे क्वेश्चन है तो हम लोग वहां पे इसको देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम लोग बोले कि वोल्टेज में 3% है, तो ये 48.5 हर्ट्स से 51.5 हर्ट्स, इसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो अपने घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो इसके बीच में वेरी कर सकती है। इससे ज़्यादा करेगी तो अलाउेबल नहीं है, इतना अलाउेबल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द लाइट पॉइंट्स एंड द जंक्शन बॉक्स फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द फ्लोर लेवल शुड बी, फ्लोर लेवल से कितना होना चाहिए, तो 2.5 से 3 मीटर। ठीक है, जो लाइट पॉइंट्स हैं, हमारे जंक्शन बॉक्स वगैरह हैं, ये हमारे 2.5 से 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर होने चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज कॉल्ड एज फायर अर्थिंग, फायर अर्थिंग किसे कहा जाता है, तो फायर अर्थिंग जो है ये क्या किसको कहा जाता है, रॉड अर्थिंग को कहा जाता है। रॉड अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दैट इज रॉड अर्थिंग। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द टर्मिनल्स इन सिंगल फेज थ्री पिन प्लग, क्या क्या रहता है सिंगल फेज थ्री पिन प्लग में, तो एक फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है, और एक ग्राउंड रहता है। फेज, न्यूट्रल एंड ग्राउंड, फेज फेज फेज, ठीक सीक्वेंस में नहीं है, कोई भी बता सकते हैं, मतलब फेज, न्यूट्रल एंड ग्राउंड तीन रहते हैं। सबसे बड़ा जो रहता है थ्री पिन प्लग में, ये ऊपर वाला पिन रहता है ना, बाकी पतले पतले रहते हैं दो पिन। ऐसा दिखता है ना अपना टॉप, तो ये हमारा क्या रहता है, ग्राउंड रहता है, ये फेज रहेगा, ये न्यूट्रल, और ये ग्राउंड वाला जो टर्मिनल है, ये हमेशा क्या रहता है, ज्यादा थिकनेस इसकी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू फेज एंड न्यूट्रल। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की ओर, एक मिनट, हाँ। द चीप एंड टेम्पररी सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इस, मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी जहां पे भी टेम्पररी वर्ड आएगा तो आपका टेम्पररी वायरिंग कौन सी है, तो वो टेम्पररी वायरिंग इज क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग इज टेम्पररी वायरिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टाइप अर्थिंग सुटेबल फॉर सैंडी एरियाज इज, सैंडी एरिया में हम किस टाइप की अर्थिंग करनी चाहिए? तो सैंडी एरिया में हम जो करते हैं वो करते हैं रॉड अर्थिंग। ऑप्शन नंबर 2 दैट इज रॉड अर्थिंग, है ना। आपको पाइप और प्लेट, पाइप एंड प्लेट अर्थिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उसके लिए रेडी रहिएगा, है ना। डायग्राम वगैरह एक बार देख लीजिएगा, डायग्राम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेंच फ्रॉम द ग्राउंड लेवल फॉर केबल कैरिंग अ वोल्टेज बिटवीन 3.3 kV टू 11 kV। 3.3 kV से 11 kV के बीच में हमारा वोल्टेज है, तो कितना हमारा, एक मिनट, पहला ऑप्शन कह रहा है 0.9 मीटर, ठीक, 0.45 मीटर, ठीक है, 1.0 और 1.5। 0.9 मीटर जो है वो यूज होता है 3.3 केवी से अप टू 11 केवी तक के लिए। 1.5 मीटर यूज होता है 22 केवी से 33 केवी तक के लिए, ठीक। 0.45 शायद यूज नहीं होता, 0.75 यूज होता है, लो वोल्टेज के लिए रहता है। 0.45 यूज नहीं होता, 0.75 यूज होता है लो वोल्टेज केबल के लिए, लो वोल्टेज केबल। क्लियर? चलिए, आंसर जो था हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 था, दैट इज 0.9 मीटर। द कलर ऑफ अर्थ वायर, है तो सिंपल क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। अर्थ वायर का जो कलर होता है वो क्या होता है? ग्रीन होता है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आई रूल द टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी विद इन द रेंज ऑफ डैश इफ द नॉर्मल वोल्टेज इज 240 वोल्ट, ठीक है। मीडियम वोल्टेज के लिए, क्योंकि ये जो हमारा चल रहा है लो और मीडियम के लिए, लो और मीडियम वोल्टेजेस के लिए जो वेरिएशन है नॉट मोर देन 6%, 6% से ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो वैसा अगर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 228 से 252 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। कौन से आई रूल में है? तो ये इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा आई ई रूल नंबर 54, आई रूल नंबर 54, ठीक। और हम लोग ने जो उसकी बात की थी, इसकी हमारे फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन है 3% से ज़्यादा ही होना चाहिए, वो है आई रूल नंबर 55 के अंदर, है ना। जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, है ना। तो नोट्स में अपने अपडेट करते जाइएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इफ द वर्किंग वोल्टेज इज 11 kV। अगर 11 kV है तो 101 mm होना चाहिए, अगर 6.6 kV है तो 76 mm होना चाहिए, और अगर 33 kV है तो 190 mm से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। तो 6.6 के लिए इतना, 11 kV, ये 33 kV, अबव अबव 190 mm 33 kV, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस क्वेश्चन के लिए, बाकी सभी के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज के सेशन में। तो टोटल इम्पिडेंस
ऑफ अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्शन ECC शुड बी, कितना होना चाहिए ECC? The total impedance of earth continuity conduction ECC should be 1, है ना। और जो हमारे जो हम लोग अर्थिंग करते हैं उसका भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कितना 1 ओम का ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज द क्लास ऑफ इंसुलेशन एम्प्लॉयड फॉर लार्ज रेटेड हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटर। लार्ज रेटेड हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटर्स के अंदर हम लोग कौन से क्लास का इंसुलेशन यूज करते हैं? हम हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था ऑलरेडी कि हम लोग इसको क्लासिफाई करके रखे हैं YAEBFHC। ठीक, अगर ये हमारा लार्ज रेटेड हाई वोल्टेज करंट ऑल्टरनेटर है तो ये जो भी हम उसको मैक्सिमम यूज करेंगे। मैक्सिमम वाला क्या है? अबव 180 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ जॉइंट बॉक्स सिस्टम। जॉइंट बॉक्स सिस्टम का क्या एडवांटेज है? The fault installation location is easy to detect. The cost of wiring is saved. It requires least skilled labor. No chance of short circuit. तो आंसर हो गया हमारा द कॉस्ट ऑफ वायरिंग इज सेव्ड। जितने भी टाइप की आपकी वायरिंग है ना, वो सब आपको पढ़ना है। और आप एक बार टी जॉइंट वगैरह देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल इज एप्लीकेबल टू सर्विस मीन्स। सर्विस मीन्स के ऊपर कौन सा हमारा इलेक्ट्रिसिटी रूल एप्लीकेबल है? ठीक, ऑप्शन रूल 30, रूल 39, 73 एंड 51। तो our आंसर इज रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 एप्लीकेबल होता है सर्विस मीन्स के लिए। डैश मेंटेनेंस इज रेगुलर पीरियड प्लान्ड मेंटेनेंस विच एलिमिनेट्स ब्रेकडाउन एंड आउटरेजेस। ये तो ऑप्शन कह रहा है हमारा रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, ऑपरेशन मेंटेनेंस। दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसी भी प्रकार के ब्रेकडाउन को होने से पहले रखने का कोशिश है। करेक्टिव तो उसके बाद अगर हो गया उसके बाद आप उसको क्या कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट इज एन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लोड ऑन ए पावर सब सर्किट। मैंने आपको शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था पावर सब सर्किट के लिए 3000 वाट्स, और हमारा जो लाइटिंग और फैन सर्किट है उसमें 800 वाट्स। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रैक्टिस, ठीक भाई क्या लेटेस्ट प्रैक्टिस? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रैक्टिस द लैंड रिक्वायर्ड इन 132 kV सबस्टेशन इज। 32 kV सबस्टेशन के लिए कितने लैंड की रिक्वायरमेंट है? तो 32 kV सबस्टेशन के लिए हमें 25 एकर्स रिक्वायर्ड है, 10 एकर्स रिक्वायर्ड है, 50 एकर्स रिक्वायर्ड है, या 5 एकर्स रिक्वायर्ड है। कितना रिक्वायरमेंट है भाई? तो 132 kV सब स्टेशन के लिए आप याद रखिए कि आपको 10 एकर्स ऑफ लैंड रिक्वायर्ड है। ओके, 10 एकर्स ऑफ लैंड। 25 एकर्स ऑफ लैंड अगर आपको पूछा जा रहा है तो ये आपका रहेगा 220 kV सब स्टेशन के लिए, और 50 एकर्स ऑफ लैंड है अगर आपका तो ये होगा आपका 400 kV सब स्टेशन के लिए। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो इन अर्थिंग सॉल्ट चारकोल एक्सेट्रा आर मिक्स्ड with soil to increase the permeability of soil, increase the induced property of the soil, increase the resistivity of the soil, decrease the resistivity of the soil। ठीक है, तो हम लोग जब अर्थिंग करते हैं तो हम लोग इसको क्या इसको करेंगे, तो ये होगा आंसर टू इंक्रीज दी परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल।
परमेबिलिटी, सॉइल की परमेबिलिटी नहीं, परमेबिलिटी क्यों होगा? टू डिक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की रेजिस्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 1956 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, Indian Electricity Rule 77(1) for high voltage line, the height of overhead line including service line erected in any part of the road should not be less than। सिंपली कह रहा है कि जो रोड के ऊपर से जब आपकी लाइन जाएगी तो उसका जो हाइट है वो उस कितने से कम नहीं होना है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा सिस्टम रुक गया था। हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 29 पे, 28 डन, 29। हाँ, तो क्वेश्चन हम लोग ने देखा था क्या? चलो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू 1956 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 77(1) फॉर हाई वोल्टेज लाइन द हाइट ऑफ ओवरहेड लाइन इंक्लूडिंग सर्विस लाइन erected in any part of the road should not be less than, कितने से कम नहीं होना चाहिए? दिस शुड नॉट बी लेस देन 6.10 मीटर, 6.10 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट इज according to BIS, distance between building and electrode should not be less than, building से electrode का distance कितना होनी से कम नहीं होना चाहिए, तो 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है और आपके हमेशा एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं, है ना। तो ये तो हमारा अभी फर्स्ट था, पार्ट 1 था। हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी अपने अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। और अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको इसकी थ्योरी भी होनी चाहिए, थ्योरी क्लास भी चाहिए आपको, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको थ्योरी क्लास भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, अच्छे से पढ़ाई करिए। हैव अ गुड डे।